बचपन में सुना था बिहाइंड एवरी एडवर्सिटी इज एन अपॉर्चुनिटी, मगर कभी किसी ने ये नहीं बताया कि सारी दुनिया इसी प्रिंसिपल पर ऑपरेट करती है। जी जनाब, जैसे हाल ही की ताज़ा मिसाल आपके सामने है, कोरोना वायरस ऑल्सो नोन एज कोविड-19, जिसने सारी दुनिया को मफलूज करके रख दिया है। ग्लोबल इकॉनमी को लगने वाला ये शॉक फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सबसे बड़ा इकोनॉमिक इवेंट है, और परेशानी की बात यह है कि उससे कई गुना ज़्यादा सीवियर भी है। जी हाँ, एज़ पर करंट एस्टिमेशंस ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा इकोनॉमिक डाउन टर्न है, जो वर्ल्ड्स फैक्ट्री चाइना से शुरू हुआ और सारी दुनिया की इंडस्ट्रीज़ पर ताला लगा दिया। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आईएटा के एस्टिमेट के मुताबिक एविएशन इंडस्ट्री को इससे मार्च में $113 बिलियन तक का नुकसान पहुंचा, जो कि अप्रैल के आखिर में $314 बिलियन हो गया। अब जाहिर है, अगर दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंजम्पशन इंडस्ट्री जो कि एविएशन इंडस्ट्री है वो बंद रहेगी और बाकी इंडस्ट्रीज भी बंद हो गई, तो अब तेल का क्या करें। ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन आज तक के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई और इंडस्ट्री का लॉस, जो कि 1 मिलियन बैरल्स पर डे फाइनेंशियल क्राइसिस में था, उससे भी एक्सीड कर गया है। यही वजह है कि पेट्रोल भी सस्ता हो गया, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो गई और डिमांड कम, और इस साल ऑयल प्राइसेस तकरीबन 50% के करीब कम हुई हैं। तो आपको मज़ीद आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो ये कि आज की दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, कनेक्टेड इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, मनी एक्सचेंज, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, सेल और परचेज। तो किसी एक मार्केट का क्रैश करना एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करता है तमाम मार्केट्स के लिए, जो कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में भी देखा गया, जहां दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक लेमन ब्रदर्स के बैंकरप्ट होने के बाद फाइनेंशियल सब प्राइम मॉर्टगेज मार्केट में भी भौचाल आ गया और देखते ही देखते तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स ताश के पत्तों की तरह गिरना शुरू हो गई। इतनी तफसील से मैंने आपको एडवर्सिटी इसलिए समझाई बिकॉज अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए एडवर्सिटी और अपॉर्चुनिटी के रिलेशनशिप को समझना बहुत ज़रूरी था। तो अब अपॉर्चुनिटी क्या है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान हम सबका यूज़ ऑफ कैश बिल्कुल ना होने के बराबर था, और आपने भी बिल्कुल यही किया होगा कि ऑनलाइन ऑर्डर्स किए और पेमेंट डिजिटली की और चीज़ आपको घर बैठे मौसूल हो गई। तो जनाब, यही वो अपॉर्चुनिटी है जिसे दुनिया भर की स्टेट्स कैपिटलाइज करने का सोच रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल मनी, क्रिप्टो करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मनी या व्हाटएवर यू कॉल इट की, जिसे दुनिया भर की स्टेट्स इस वक्त के मॉनेटरी सिस्टम से रिप्लेस करना चाहती हैं। यूएस डेमोक्रेटिक सेनेटर शेरड ब्राउन ने भी इस आइडिया पर जोर दिया और इसे ज़ेरे बहस लाए कि किस तरह कोविड-19 के रिस्पॉन्स और पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड में डिजिटलाइजेशन ऑफ मनी को यूज़ किया जा सकता है। उनके मुताबिक यूएस फेडरल रिजर्व को डिजिटल डॉलर अकाउंट बना लेने चाहिए और यही तरीका दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स को भी अपनाना चाहिए। स्वीडन में इस मॉडल पर काम बहुत पहले से शुरू हो चुका है, जहां स्वीडिश रिक्स बैंक ने ई कोरोना नामी डिजिटल करेंसी मुतारफ़ करा दी है, और एक्सपर्ट्स के अंदाजे के मुताबिक 87% स्वीडिश पॉपुलेशन कुड बी मूव टू दिस मॉडल। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना इस मॉडल पर पिछले 5 साल से काम कर रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ चाइना भी डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट DCEP के नाम से एक सेंट्रली मैनेज्ड डिजिटल करेंसी मुतारफ़ करा रही है, जिसकी प्राइम एग्जाम्पल उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इसका इस्तेमाल करने का प्लान है। और मुताद्दिद डायरेक्ट DCEP बेस्ड मशीन टू मशीन पेमेंट्स का मॉडल भी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। डिजिटल करेंसी के आने से जहां एक तरफ पेपर मनी ऑब्सोलीट हो जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ बैंकिंग का भी बाय बाय हो जाएगा और दुनिया डायरेक्ट कॉर्पोरेट कस्टमर रिलेशनशिप्स पे ऑपरेट करेगी। इसकी सिंपल एग्जांपल इस तरह है कि आपकी एक शॉप है और उसकी गुड्स की पेमेंट के लिए आपको बैंक की ज़रूरत पड़ती है, मगर डिजिटल करेंसी के साथ आपको सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है, जहां से आप अपना अकाउंट एक्सेस कर सकें और उसकी पेमेंट कर सकें। यानी बीच में जो बैंक एज अ मीडिएटर काम कर रहा था वो नहीं करेगा। मगर इस मॉडल के अपने नुकसानात भी हैं, जो कि इसके बनाने वाले की तरह अब तक पोशीदा हैं। क्रिप्टो करेंसी का नाम 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद तवज्जो का हामिल हुआ, जब इसे फाइनेंशियल क्राइसिस के सॉल्यूशन के तौर पे बिटकॉइन के नाम से पेश किया गया, मगर इसके इन्वेंटर का नाम आज तक दुनिया को मालूम नहीं हुआ है और दुनिया उसे
सतोशी नाकामोटो के फर्जी नाम से जानती है। बिटकॉइन या किसी भी डिजिटल करेंसी का डेटा किसी एक सेंट्रलाइज्ड यूनिट या सेंट्रल सर्वर से रेगुलेट नहीं होता, जैसे पेपर मनी की सूरत में सेंट्रल बैंक्स करते हैं, बल्कि ये ब्लॉकचेन्स की शक्ल में दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद मुतअद्दिद सर्वर्स पर सेव होता है, जिसका मतलब है कि इसकी फिल वक्त तक कोई रेगुलेशन नहीं है, यानी नो ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड्स, नो टैक्सेस, नो चेक एंड बैलेंस एंड नो ट्रेसेबिलिटी। एक्चुअली इट वॉज मेंट टू सेपरेट मनी फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द स्टेट। तो अब जब कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी ही नहीं है तो इसका मार्केट स्टेबिलिटी पैटर्न जानना लगभग इम्पॉसिबल है। यही वजह है कि इससे बहुत से लोग रातों रात मालामाल भी हुए और बहुत से कंगाल भी। रॉबर्ट शिलर और इन जैसे इकोनॉमिक साइंसेस के 8 नोबेल लॉरिएट्स ने इसे एक टेक्नोमिस्टिक बबल करार दिया है, जिसमें बहुत आसानी से हैकिंग और स्कैमिंग हो सकती है। वैसे तो ये मॉडल फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में बहुत जल्द और डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि पाकिस्तान में कभी ना कभी आ ही जाएगा, मगर इस ग्लोबल मॉनेटरी ट्रांसफॉर्मेशन का होना बिल्कुल यकीनी है। ये कितना रिलायबल साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा।